नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में और ये है संसद भवन। लोकतंत्र के इस मंदिर में आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ में अति विशिष्ट अतिथि हैं देश के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। बिरला सर, नमस्कार। आप नमस्कार जी, अमित जी। स्पीकर साहब, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारत की डेमोक्रेसी में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे पंचायत, नगर पालिकाएं, विधानसभा, इनको कैसे मजबूत किया जाए कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो? भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है और आज भी हमारा लोकतंत्र दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। आज़ादी के पहले भी हमारे कार्य में, हमारी जीवन शैली में, हमारी हर हिस्से के अंदर लोकतंत्र था, लोकतंत्र है। और आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र की यात्रा को 75 वर्ष हो चुके हैं। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेही बनाया है ताकि शासन में पारदर्शिता आ सके, प्रशासन में जवाबदेही आ सके। और इसीलिए हमने लोकतंत्र की सभी संस्थाएं, जो पंचायत राज हो, चाहे नगर पालिका हो, विधानसभाएं हो, लोकसभा हो, सभी संस्थाओं को समय समय पर संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं ताकि वो संविधान के दायरे के अंदर रहकर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सकें। विशेष रूप से राजस्थान में आपका चैनल है, देश की सबसे जनता से सीधी जुड़ी संस्था जिससे जनता का सीधा संवाद रहता है, वो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत का पहला अधिवेशन, जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना का कार्यकाल राजस्थान से हुआ। उसके बाद हमने समय समय पर संविधान में संशोधन करके पंचायत राज को और सशक्त किया, मजबूत किया। आज हमारी पंचायतें हमारी प्राचीनतम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही हमारी पंचायतें काम करती है, जिससे सीधा जनता का संवाद होता है। हर गांव के अंदर पंच होते हैं, फिर पंच मिलकर फिर सरपंच बनकर फिर पंचायत में बैठकर निर्णय करते हैं। ये हमारे प्राचीनतम लोकतंत्र में भी था कि हर गांव से एक एक मुखिया होता था, फिर वो सब मुखिया बैठकर उस गांव के निर्णय करते थे। वह व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। हमारी शहरों के अंदर नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, राज्यों के फैसले करने हो, राज्यों के संबंधित निर्णय करने हो, विकास के निर्णय करने हो, कानून बनाने का काम करना हो राज्यों का, तो हमारी विधानसभा है। केंद्र के संबंधित कानून बनाने हो, नीतियां बनाना हो, उसके लिए संसद है। तो जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये जनता से सीधे चुने प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और सदनों में अपनी बात रखते हैं, जो जनता की भावनाओं को रखते हैं और शासन की जवाबदेही तय करते हैं। आज समय यही है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का समय है ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षा, आकांक्षा को पूरी हो सके। बिरला जी, ये तो हुई हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनकी बात। जो हमारे भारत की जो आप बतौर लोकसभा स्पीकर, आप दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके भी सशक्तिकरण के प्रयास कर रहे हैं। तो आप बताएंगे खास तौर से प्राइड के जरिए किस तरह से उनको एम्पावरमेंट के, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रयास किए जा रहे हैं? प्राइड हमारी लोकतंत्र की संसद के अंदर एक संस्था है जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम करती है और इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो। इसके लिए क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि नीचे तक सभी संस्थाओं के अंदर
सदन ठीक से चले, सदनों के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, लोगों की भावनाओं को यहाँ रखें और उनके माध्यम से जनता की अपेक्षाएं पूरी हों। इसके लिए प्राइड लगातार काम कर रही है। हमने दूर दराज के इलाके के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, उन पहाड़ी इलाकों के प्रदेशों के अंदर भी इन संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविर किए हैं और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आने वाले समय में राज्य की विधानसभाओं के स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो हमारी शिमला में होने जा रहा है, 100 साल होने वाले हैं, उसमें सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबके सहयोग से एक SOP बनाएंगे, क्योंकि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वायत्तता है, सबको अपना अपना अधिकार है निर्णय करने का, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि इन संस्थाओं में जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी भावनाओं को पूरी हो। देश में, बिल्कुल, देश में जिस तरह का ये जो काम देखा जा रहा है, ये पहली बार ये दृष्टिगत हो रहा है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो जैसे IBSA है, ब्रिक्स हैं, IORA है, ऐसे संगठनों के साथ जो संसदीय सहयोग के जरिए आप सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो किस तरह मजबूत किया जा रहा है? देश की सभी संसदों की कार्यप्रणाली, वहाँ के अनुभव, वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं की विचार विमर्श और किस किस तरीके से देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके अनुभव, उन विचारों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें विशेष रूप से इंडियन पार्लियामेंट यूनियन IPU जो हमारी संस्था है, उसमें सभी देशों की संसदीय सदस्य है और उसमें हम बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अनुभव, वहाँ अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज, उस बेस्ट प्रैक्टिसेज को किस तरीके से साझा कर सकते हैं और किस तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण करते हुए, जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी को बिल्डिंग करते हुए इन संस्थाओं के विषयों को IPU के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा होती है। इसमें विशेष रूप से देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन मुद्दों पर जिस पर सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमने कोरोना के समय देखा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के समय कोई भी देश अकेला इस चुनौती से मुकाबला नहीं कर सकता था। ये समस्या वैश्विक समस्या थी, इसलिए सभी को साझे प्रयास कर कर चुनौतियों का मुकाबला करेंगे तो हम ठीक तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए दुनिया ने माना है कि अब कोई भी अकेला देश कोई भी वैश्विक महामारी या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्याओं या चुनौतियों का मुकाबला बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोग के बिना, आपसी सहयोग हो, आपसी विचार विमर्श हो, आपस में हम जो आदान प्रदान हमारा ठीक से हो, इसके लिए भी पार्लियामेंट भी इसी तरीके से देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दों पर, आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो, जिस तरीके से हम विचार किया कि किस तरीके से हम SDG के बारे में चर्चा करें, कि SDG के जितने विषय हैं उन विषयों को किस तरीके से हमने बेरोजगारी समाप्त करने के काम किया, कुपोषण को समाप्त करने का काम किया, भूखमरी को समाप्त करने का काम किया, किस तरीके से वहाँ पर हेल्थ सिस्टम को हम डेवलप करेंगे। ऐसे SDG के 20 बिंदुओं पर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने तय किया है कि हम साझे प्रयास कर कर इन 20 विषयों को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करें कि अपने अपने देश के अंदर इन 20 बिंदुओं पर हमने क्या कार्य योजना बनाई। जैसे जन्म मृत्यु दर है, मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे कैसे विचार विमर्श हो, हेल्थ सिस्टम कैसे डेवलप हो, कुपोषण कैसे समाप्त हो। ऐसे 20 विषयों पर एक साझा रणनीति बनी
सभी देशों ने एक साझे प्रयास के लिए सर्वसम्मति बनाई। उस पर संसद के अंदर क्या क्या चर्चा हुई, कैसे कैसे संसद के आंतरिक रूप से उन विषयों पर चर्चा हुई और कहाँ तक हम लक्ष्यों तक पहुँचे हैं, उन विषयों पर भी आईपी पर चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन कोई एक देश का विषय नहीं है, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर पूरे विश्व के अंदर हम साझा रूप से अगर काम करेंगे तभी हम देश के अंदर जलवायु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों को रोक पाएंगे। और इसके लिए भी संसद समय समय पर चर्चा करती रहती है। महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, मानव अधिकारों के लिए, इन सारे कई विषयों पर जो देश के विषय हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन पर भी आईपी में चर्चा संवाद होते रहते हैं। अपने अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेज को आपस में साझा करते रहते हैं। ये बात हुई साझेदारी की, सामंजस्य की और सहयोग की। इन सब के बीच में एक बात आती है संप्रभुता की। अभी आप वियना गए थे G20 देशों के सम्मेलन में। वहाँ आपकी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष हैं लिंडसे हॉयल, उनसे आपकी बातचीत हुई थी। वहाँ आपने मुद्दा उठाया था कि जो देशों की संप्रभुता है उनके आंतरिक मुद्दों के बारे में बात की थी। क्या बात हुई थी और वो कितनी महत्वपूर्ण है? संप्रभुता चाहे देश के आंतरिक लोकतंत्र में हो, मानो पंचायत है, नगर पालिका, नगर परिषद है, विधानसभा है, लोकतंत्र, लोकसभा, सबको संप्रभुता है। अपने अपने सदन की चर्चा, नियम कानून बनाने की और वहाँ निर्णय करने की। इसी तरीके से हमारा मानना है कि किसी भी देश के आंतरिक मुद्दों पर जब तक कोई दूसरा देश प्रभावित न हो रहा हो, जब तक उस देशों के संसद पर किसी देश के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होना चाहिए। ये हमने आईपी के प्लेटफॉर्म पर भी कहा, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर कहा, P20 के प्लेटफॉर्म पर भी कहा, सभी प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हमें एक साझा रणनीति बनाना चाहिए कि सभी संसदें अपनी अपनी संप्रभुता है, सबको अपने लोकतंत्र के अंदर, अपनी संसद के अंदर कानून बनाने का, फैसले करने का अधिकार है। जब तक उस देश के अंदर इसका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, जब तक उस देश में किसी देश की संसद के आंतरिक मामलों की चर्चा नहीं होना चाहिए। ये हमने कई मुद्दों पर बनाया और सब इस बात से सब सम्मत थे कि हमें लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो संप्रभुता रखनी पड़ेगी। और इसमें सब लोग एक सहमत थे। जो ब्रिटेन के आपने स्पीकर्स की चर्चा की, वो भी इस बात से सहमत थे। ओम बिरला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ओम बिरला जी, अभी नवंबर में आईपीयू होने वाला है। भारत किस तरह से जो अपने रीजन के देश हैं, वो देश जो उसको एक बड़े भाई की तरह देखते हैं, उनकी गार्जियन की भूमिका किस तरीके से निभा सकता है? देखो, गार्जियन कोई नहीं होता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। लोकतांत्रिक रूप से भी हमारी परंपराएं सशक्त है, मजबूत है। इसलिए जब दुनिया के सभी देशों की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा संविधान और उसके साथ साथ हमारी लोकतांत्रिक सभी संस्थाएं इतनी सशक्त, मजबूत है कि दुनिया में हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधताएं होने के बाद भी अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग विचारधारा, बहुदलीय व्यवस्थाएं, इतनी विविधताओं के बाद भी जिस सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण यहां पर होता है और जिस तरीके से लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास, भरोसा है, ये दुनिया के अंदर अपने आप में एक भारत ने पहचान बनाई। और इसीलिए दुनिया के अन्य देश भारत के इस लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास के प्रति अन्य देशों में मार्गदर्शन की भूमिका में भारत रहता है। और यही हमारी विशेषता है कि इतनी विविधताओं के बाद भी भारत को अगर कोई जोड़ रहा है तो लोकतंत्र जोड़ रहा है। और आने वाले समय के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, ऐसे सारे दुनिया के देश मानते हैं। हमने सबसे पहले लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर जनता को बीच में रखकर शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुआ, ये हमारे संविधान के अंदर है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी हमारे इतने बड़े चुनाव के अंदर कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं। कई बार सत्ताएं राज्यों में परिवर्तन हुई, कई बार सत्ताएं केंद्र में परिवर्तन हुई, लेकिन सत्ता का सहज हस्तांतरण हुआ। सबने जनता के जनादेश को माना, स्वीकार किया। ये लोकतंत्र की जो विशेषता है वो दुनिया देखती है, इसलिए भारत दुनिया के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अच्छा, हम जैसे कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट एसोसिएशन है, इसके हम दूसरे सबसे पुराने सदस्य हैं। अभी उसकी इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसमें हमारे 3 मेंबर्स हैं, एक आसाम से हैं, एक उत्तराखंड से हैं और एक लोकसभा से हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उस स्तर पर हमारे देश का प्रभावी तरीके से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं? क्योंकि मोदी जी का भी जो फोकस है वो एक्सपर्टाइज पर है। आपने सीपीए की चर्चा की है। सीपीए के अंदर भारत की भूमिका सबसे मजबूत है और आज भी सीपीए की एसोसिएशन में, कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन है, जिसमें जितने भी देश हैं
उन देशों के अंदर सभी कमेटियों के अंदर सभी जगह भारत का प्रतिनिधित्व भी जा रहा है और सीपीए के माध्यम से हमारी समय समय पर रीजनल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। तब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आंतरिक रूप से लोकतंत्र की शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समय समय पर सेमिनार, प्रशिक्षण और हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेजों को, अनुभवों को राज्यों में भी उन बेस्ट प्रैक्टिसों, अनुभवों को साझा करने का काम इस देश में चलता रहता है। और ये अच्छी परंपरा है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के अंदर लोकतांत्रिक अच्छी परंपराएं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी नियम प्रक्रियाओं को साझा करता है और अपनी अपनी संस्थाओं को सशक्त करने का काम करता है। सीपीए के रीजन भी लगातार इसके लिए लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और भारत सीपीए के अंदर आज भी सबसे मजबूत है और सीपीए के कई चेयरपर्सन हमारे रहे हैं, आईपीयू के चेयरपर्सन हमारे रहे हैं। भारत का नेतृत्व सब मानते हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर भारत का नेतृत्व और मजबूत होगा, अभी भी है और मजबूत होगा। सीपीए दुनिया के जितने भी कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन के जो देश हैं उसके कई देश भारत के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। वहाँ की संसदें के कर्मचारी हमारी प्राइड संस्था के अंदर कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं और ये अपेक्षाएं करते हैं कि भारत की लोकतंत्र की प्रक्रियाएं, नियम, परंपराओं को हम भी अपनाएं। और इन सब के बीच में हमने एक चीज़ और देखी है कि विदेशी जो संसद हैं, ख़ास तौर से लैटिन अमेरिकी, साउथ अमेरिकी जो देश हैं, अफ्रीका के हैं, इनकी जो पीएसी होते हैं, पीएसी की जो कार्यप्रणाली है वो उस स्टैंडर्ड की, उस स्तर की नहीं है। आप तो बहुत देशों में गए हैं और इनसे आपने बात भी की है, आपकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं, तो आपने किस तरीके के सुझाव उनको दिए इन सब चीज़ों को और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर करने के लिए? भारत में पार्लियामेंट के अंदर समय समय पर बजट और आंतरिक लेखे ऑडिट के बाद उस बजट पर जितना खर्चा होना था नहीं हुआ। इस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भारत की है उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़ादी के पहले भारत के अंदर थी और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी जवाबदेही से काम कर रही। दुनिया के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शनिंग, वर्किंग पर 100 साल जब होने आ रहे हैं तो हम दुनिया के अधिकतम देशों को वहाँ पर बुला रहे हैं ताकि हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के माध्यम से देखें कि हमारा संसदीय लोकतंत्र कितना मजबूत है, जहाँ पर सरकार की, शासन की पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए संसदीय व्यवस्था है और पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है ताकि शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता बनी रहे, जनता के धन का उपयोग ठीक से हो। इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी समय समय पर काम करती रहती है। ओम बिरला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर, हम आज यहाँ जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये भारत का संसद भवन है। 100 साल हो गए हैं इस भवन को। एक नई संसद बन रही है अभी। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी उसे बनाने की? ये संसद भवन जहाँ पर हमने आज़ादी की इबादत को लिखा, इस संसद भवन के अंदर हमने आज़ादी को प्राप्त करने में ये भवन की भूमिका रही कि यहाँ पर हमने अंग्रेज़ों से अपनी शासन सत्ता का हस्तांतरण किया। ये बात सही है कि ये संसद भवन आज भी हम सब के लिए लोकतंत्र का मंदिर है। संसद लोकतंत्र का मंदिर इसलिए है कि यहाँ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस भवन को जब बनाया था, उस समय की आवश्यकताएं, ज़रूरतों, संसदीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ये भवन उस व्यवस्था के लिए बहुत उपयुक्त था। लेकिन समय समय पर क्योंकि लोकतंत्र हमारा तेज़ी से विकास भी हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कामकाज भी बढ़ा, हमारी फंक्शनिंग बढ़ी, हमारी वर्किंग बढ़ी, हमारी कैपेसिटी बढ़ी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ी, हमारा कर्मचारी स्टाफ बढ़ा, हमारी संसदीय समिति बनी, हमारे कामकाज बढ़े। उसको देखते समय समय पर संसद के भवनों के अंदर हम परिवर्तन करते चले गए। इस संसद भवन के मूल संसद भवन से लेकर अभी तक
एक मूल ढांचे में बहुत परिवर्तन किया। इस संसद भवन को अब 100 वर्ष होने जा रहे हैं। आज दुनिया के अंदर क्योंकि भारत मार्गदर्शक भूमिका निभाता है, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि की भूमिका और बड़ी है। उसको देखते हुए आज नए संसद भवन की इसलिए आवश्यकता है कि अब तकनीकी के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और नया संसद भवन जहाँ पर आने वाले 100 वर्षों के लिए होगा, हमारे माननीय संसद सदस्यों की बैठने की उपयुक्त व्यवस्था हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, भूकंप से बिल्डिंग को बचाया जा सके और उसके साथ साथ हमारे संसदों को नई तकनीकी आधार पर नई टेक्नोलॉजी के संसद, ताकि हमारे त्वरित काम की गति बढ़े, हमारे संसद सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके कार्य की क्षमता बढ़े, इसके लिए नए भवन की आवश्यकता थी। और इसीलिए हमने संसद के अंदर इसके लिए संकल्प किया। हमने सरकार से आग्रह किया कि अब एक नए भवन की आवश्यकता है और इसीलिए नया भवन बनने जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि नवंबर 2022 के अंदर हमारा नया संसद भवन बनकर पूरा हो जाएगा और इस नए संसद भवन के साथ हमारी क्षमता का विकास होगा और हमारे संसद सदस्यों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और नई तकनीकी का उपयोग करेंगे, ताकि हम जो नियमित खर्चे होते हैं, इसकी मेंटेनेंस के, इसकी बिजली के, नई तकनीकी होने के कारण कागज बचेगा, कई सारे खर्चों की भी बचत होगी। क्योंकि दुनिया के अंदर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। जब सूचना प्रौद्योगिकी का युग आ गया है तो हमें भी उस युग के साथ चलने की आवश्यकता है, ताकि कार्य की गति बढ़ती है और त्वरित कार्य होता है। उसके लिए भी नए भवन की आवश्यकता थी और नए भवन में ये सब चीज़ें नई टेक्नोलॉजी की रखी गई है। तो मुझे आशा है कि संसद सदस्यों के लिए कार्य क्षमता के संवर्धन के लिए ये संसद भवन आवश्यकता थी, इसलिए नया संसद भवन बन रहा है। तो नए समय की मांग, बदलाव, टेक्नोलॉजी, उसकी जो मांग थी उसके हिसाब से हम नए संसद भवन का जो है निर्माण हो रहा है। एक और चीज़ हमारे संसद में ख़ास है, कलकत्ता के बाद में हमारे यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 1931 से अब तक के जो भाषण हैं वो भी यहाँ पर हैं। इनका जो संरक्षण किया जा सके, इनका डिजिटाइजेशन हो सके, इसके बारे में क्या प्लान है? अभी हम ये कह सकते हैं कि भारत का संग्रहालय और हमारा ग्रंथालय दोनों आज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हमारे पास 1921 से लेकर 1855 से लेकर अभी तक की, उस समय की अलग अलग नाम से, कभी नेशनल असेंबली के नाम से, अलग अलग नामों से जो भी चर्चाएं होती थी, वो चर्चाएं के मुख्य बिंदु हमारे पास है। जो टेक्नोलॉजी आती गई, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ व्यवस्थाएं और बेहतर होती गई। उसके बाद एक समय आया जब दूरदर्शन से कुछ समय की कार्रवाई डिले करने लगी। उसके बाद संसद टीवी, लोकसभा टीवी बनी, उसके बाद फिर राज्यसभा टीवी बनी। इस तरीके से हमारे पास जो भी डिबेट होती थी यहाँ पर, उन डिबेटों को हमने डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, ताकि हम मेटा डेटा पर आप कभी भी किसी भी पूर्व नेता के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, या कभी किसी ने किसी 1921 में क्या सोचते थे, 1947 के बाद पहला बजट कितना आया था, बजट में कितनी देर चर्चा हुई थी, किन किन मुद्दों पर क्या क्या चर्चा हुई थी, उस मुद्दों पर उस नेता के नाम से भी और विषय के नाम से भी अगले 6 महीने के अंदर आप कभी भी एक क्लिक करेंगे और आपको हर विषयों पर संसद के अंदर तमाम डिबेटों को मिल जाएगी और उसका हिंदी इंग्लिश दोनों अनुवाद मिलेंगे। क्योंकि कई भाषण यहाँ पर अंग्रेजी में हुए हैं, उसका हमने हिंदी अनुवाद भी किया है, दोनों भाषाओं के अंदर लोगों को मिले।
इसके लिए भी हमने व्यापक कार्य योजना बनाई है और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर हम सारे कार्य को डिजिटाइजेशन कर देंगे और एक क्लिक पर सब नेताओं के समय समय पर जो संसद के अंदर डिबेट हुई थी, चर्चा हुई थी, महत्वपूर्ण भाषण हुए थे, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं को वहाँ पर मिलेंगे। ये धरोहर के संरक्षण की और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे बिल्डिंग है उसकी बात हुई। एक और चीज़ थी कि पहले संसद में जो सभी जो सदस्य हैं उनको सबको बोलने का मौका नहीं मिलता था, मतलब पार्टी के हिसाब से उनको बोलने की इजाज़त मिलती थी। एक सांसद जो होता है वो करीबन 15 से 20 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इनको सबको मौका मिले अपने क्षेत्र की बात रखने का, अपनी बात रखने का, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? ये बात सही है कि एक माननीय सांसद का कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है और मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा होती है और मतदाताओं की अपेक्षा आकांक्षा भी पूरी होती है। एक जनप्रतिनिधि के पास जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को रखने का एकमात्र साधन संसद होती है। संसद के माध्यम से वो सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया कि संसद के अंदर हर मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले और उसके लिए मैं मान्य संसद सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जो देर रात्रि तक बैठकर, कई दिन तो 2-2 बजे तक रात्रि को बैठे। जी, वो देखा हमने। और उन्होंने संसद के अंदर कई विषयों पर चर्चा की, अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाई, समस्याओं को सदन में रखा, कई कानून बनाने के अंदर सक्रिय भागीदारी भी निभाई। इसके लिए माननीय सभी संसद सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना महामारी जैसे समय के अंदर भी माननीय सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, देर रात्रि तक सदन में बैठे, सक्रिय भागीदारी निभाई। इसीलिए कोरोना महामारी के समय भी संसद की प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो अपने आप में 1952 से लेकर 1947 से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी रही। ये हमारी प्रतिबद्धता है माननीय सदस्यों की और इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ना और सबकी सक्रिय जो भागीदारी है वो बढ़ना। लेकिन इसके बीच एक चीज़ और आती है कि सांसदों से एक अपेक्षा की जाती है गरिमापूर्ण व्यवहार की, लेकिन उसमें भी एक कहीं ना कहीं गिरावट सी आई है। हमने विधानसभाओं में नज़ारा हुआ करता था, लेकिन हमने राज्यसभा में देखा है माइक उछाले गए हैं। आप लीडर हैं, आप मुखिया हैं लोकसभा के, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? ये बात सही है कि लोकतंत्र की संस्थाओं के अंदर अगर इसकी मर्यादा को हमें बढ़ा के रखना है, इसकी गरिमा को हमें बढ़ा के रखना है, तो हमें यहाँ पर हमारे व्यवहार, हमारे आचरण को भी शालीनता के साथ उच्च कोटि का बनाने की आवश्यकता है। मुझे याद है समय समय पर देश के अंदर 2001, 1996 में, उसके पहले भी कई बार राज्यों के स्पीकर, माननीय 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रतिपक्ष के सब नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सदनों के अंदर शालीनता और गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक चर्चा करी थी और सभी दलों के नेताओं ने, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये बात उस समय भी रखी थी कि धीरे धीरे सदनों के अंदर शालीनता और गरिमा घटती जा रही है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता उस समय भी व्यक्त की थी, आज 20 साल बाद भी हम सब उस बात के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इन सदनों की शालीनता, गरिमा को बढ़ाए रखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है। और इसीलिए मेरा जनप्रतिनिधियों से आग्रह रहता है कि हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सदन की गरिमा, मर्यादाओं, यहाँ की उच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए शालीनता भी रखनी पड़ेगी
और गंभीरता भी रखनी पड़ेगी। देश की जनता यही हमसे अपेक्षा करती है और देश की जनता भी हमें इसलिए चुनकर भेजती है कि हम उनकी अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी कठिनाई, उनकी परेशानियों को सदन में रखें, जवाबदेही के साथ रखें, तथ्यों से रखें। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की हमेशा अच्छी परंपराएं रही है, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, इसलिए सहमति असहमति सदन में होना चाहिए, पक्ष भी होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, लेकिन शालीनता और गरिमा के साथ। जब शालीनता गरिमा के साथ, तथ्यों के साथ, सटीक तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे तो सरकार की भी जवाबदेही कर पाएंगे और शासन की भी जवाबदेही तय कर पाएंगे। शासन और प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए इन सदनों का उपयोग हमें करने की आवश्यकता है और इसमें शालीनता हो, गरिमा हो, गंभीरता हो, सटीक तरीके से तथ्यों से अपनी बात को रखें तो मुझे लगता है कि हम इस लोकतंत्र को और मजबूत कर पाएंगे। पक्ष और विपक्ष की आपने जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात कही। इस सब के बीच में एक चीज़ और आती है कि मैंने राजस्थान की विधानसभा में देखा है और बाकी विधानसभाओं में देखा है, विपक्ष हमेशा लगातार ये कहता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आप सदन के नेता हैं, आप क्या सोचते हैं, ये आरोप सही है? ऐसा नहीं कि हर राज्यों की विधानसभाएं अपनी उनमें स्वायत्तता है और वहाँ के अपने नियम प्रक्रियाएं हैं। नियम प्रक्रियाओं के तहत हर मान्य सदस्यों को रखने का अपना अधिकार होता है। सदनों की गिरती जनसंख्या जो आप चर्चा कर रहे हैं कि लगातार सदनों की बैठकें कम होती जा रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। राज्यों के अंदर जिस तरीके से लगातार विधानसभा कार्रवाई की बैठकें कम होती जा रही है, इसके लिए समय समय पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई और कई बार ये प्रस्ताव पारित हुए हैं कि किसी राज्य में कम से कम इतने दिन तो सदन की बैठकें चलना ही चाहिए। हम तो जब सदन चलेगा तभी जनप्रतिनिधि जनता की बात को सदन के माध्यम से सरकार को पहुंचाएंगे और सरकार के हित में भी ये रहता है कि सदन चलता है तो सरकार में भी पारदर्शिता रहती है और शासन और प्रशासन के अंदर भी जवाबदेही भी रहती है और पारदर्शिता रहती है। इसलिए हमारी जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है उसके अंदर भी इस बात की चर्चा होती है कि कम से कम सदनों की सदस्यों के अनुसार वहां पर इतने दिन 60 दिन हमने पिछले संकल्पों में 60 दिन हमने तय किए थे। जब पीठासीन अधिकारियों के पुराने सम्मेलन में तय किया था कम से कम 60 दिन विधानसभाओं के सत्र चलना चाहिए। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि फिर जब शिमला के अंदर हमारे पीठासीन अधिकारियों के 100 साल के सम्मेलन में होंगे फिर हम कोशिश करेंगे, सरकारों से भी आग्रह करेंगे कि वह शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सदनों की संख्या को बढ़ाए ताकि हम शासन प्रशासन जवाबदेह बना सकें, अधिकतम कानून बना सकें, कानून पर लंबी चर्चा हो सके ताकि कानून बनते हैं जनता के कल्याण के लिए। अगर उसमें जनता की भागीदारी होगी तो कानून ठीक बनेंगे, इसलिए इसका और प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इसके धीरे धीरे अच्छे परिणाम आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, इस खास मुलाकात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ला जी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।